हेलो स्टूडेंट्स, स्पीच राइटिंग के दो टॉपिक बड़े अच्छे टॉपिक थे, हमने पढ़े। लेकिन एक टॉपिक और लेके आ गया क्योंकि ये परीक्षा में आएगा। ये आपके जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे ना, तो चाहे आर्टिकल आ जाए, चाहे स्पीच आ जाए, चाहे कुछ और आ जाए, कंपोजिशन में कोविड-19 पे आपको जरूर एक कोई टॉपिक में लिखना मिलेगा। तो क्यों ना इस पे स्पीच राइटिंग कर ली जाए, ताकि आपका आर्टिकल भी क्लियर हो जाए और जो भी नोट मेकिंग वगैरह है उस वो तो मैं हालांकि आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पर उससे क्लियर हो जाएगा। कैसे लिखोगे आप, वही आपको मैं बता रहा हूं। बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं हो सकता। आज का कंटेम्प्रेरी प्रचलन में भी है। मैंने कुछ पहले इसलिए लिख दिया कि आपका समय ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि ये चीज तो आपकी फिक्स है, ये तो आपको लिखना ही होगा। 1 2 3 4 5 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 45 शब्द। आप ये 45 शब्द तो ये और 45 शब्द नीचे वाले, यानी ये लगभग आप 70 शब्द अपने घर से लेके जाओगे। कोई भी स्पीच राइटिंग हो, ये लिख देना। Honorable Chief Guest, respectable teachers, curious students, media persons and all the ladies and gentlemen, first of all I thank you। ये यहां मैंने इसलिए जोड़ा है कि first of all I thank you for wearing masks and maintaining social distance। क्योंकि कोविड-19 पे फंक्शन नहीं कर सकते आप। अगर आप फंक्शन करोगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हो जाओगे तो ये तो आपने इसकी गाइडलाइन का पालन नहीं किया ना, इसलिए तो ये बात लिख दी। इसका मतलब सब लोग वेयरिंग मास्क पहने हुए हैं, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस है ऑलरेडी। एज यू नो दैट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन कोविड-19। इट्स माय प्राउड प्रिविलेज टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आउट ऑन दिस टॉपिक। तो ये लाइन कोई भी स्पीच राइटिंग हो, आप अपने घर से तैयार करके अच्छी तरह से लर्न करके याद करके ले जाना, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना जो टॉपिक है कोविड-19, इसका नाम लिख दिया। इससे पहले आप इतना होमवर्क पहले करो, यानी आपको एग्जामिनेशन में ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन विचार जरूर करना है, वरना ऊपर नीचे का जो क्रम बिगड़ जाएगा। जब आपको सॉल्यूशन लिख रहे होंगे ना, उस समय आपको उसके रीजन याद आ जाएंगे। ऐसी गड़बड़ हो जाती है, जब आप रीजन लिख रहे हो, रीजन लिख के पूरे कर दिए, फिर सॉल्यूशन पे आ गए, तब आपको एक रीजन और याद आ गया। ऐसी गड़बड़ से बचने के लिए क्या करो, सबसे पहले तो ये चीज है क्या, एक बात। दूसरा, इसका असर, यानी नोन एज किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट केस वाज आइडेंटिफाइड, कहां पहला केस कहां आया, WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया। पेंडेमिक और एपिडेमिक दो शब्द आपने सुने होंगे। आई थिंक कोरोना से पहले आपने एपिडेमिक ज्यादा सुना होगा, पेंडेमिक नहीं सुना होगा। एपिडेमिक भी महामारी होती है और पेंडेमिक वैश्विक महामारी होती है। वैश्विक महामारी का मतलब ये हो गया कि पेंडेमिक, आपकी कॉलोनी में अगर कुछ ऐसा संक्रमण फैल गया और बहुत सारे लोग बीमार हो गए तो वो एक एपिडेमिक है। ओके, एक शहर में फैल गया तो वो एक एपिडेमिक है, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। ओके, उसके बाद में इसने क्या कर दिया, हैज किल्ड 9.82 लाख पीपल अप टू नाउ। आज की बात कर रहा हूं, आज तक 9,82,000 लोग इससे मारे जा चुके हैं। एंड इन्फेक्टेड 3.32 करोड़, यानी 3.25 से 3.5 करोड़ के बीच में लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। एंड इंडिया इज ऑन द टॉप। अब इसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या है भाई, इसके ये कैन बी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। सिम्टम्स इसके फीवर, डायरिया, जो भी हम लिखते जाएंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 14 दिन का होता है। 4 से 14 दिन तक इसके लक्षण उजागर हो सकते हैं। 4 दिन में भी जाए, 14 दिन लग जाए, ठीक है। अब इससे खतरा किसको है, इन लोगों को ज्यादा खतरा है। ये पर्सन हु आर एट हाई रिस्क, person above 16 years and below 10 years, person with poor immunity and with pre-existing conditions like that, पहले से उनको कोई बीमारी हो। इसका डायग्नोस क्या होता है, टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट बोलते हैं, उससे इसका पता चल जाता है। एंड बिकॉज नो वैक्सीन हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार, इट इज प्रिवेंशन ही इसका
मुख्य है वो बचाव है। और प्रिवेंशन क्या है? यूज मास्क, वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड यूजिंग अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, होम आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, इस तरह की चीजें करनी होती हैं। अब हम लिखना शुरू करते हैं इस पर। अब इस टॉपिक पे हम लिखना शुरू करते हैं। नॉन एज क्या है? इट इज, यहां लिखेंगे इट इज नॉन एज, क्या नाम से जाना जाता है? कोरोना वायरस डिजीज 2019, कोरोना वायरस DI 2019, इस नाम से इसको जाना गया है। और है क्या? ये एक रेस्पायरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज है, या इज ए रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन कोज्ड बाय, किस वजह से? यहां कोमा कर दो, इज ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इतना हो गया। इट इज नॉन एज कोरोना वायरस डिजीज कोमा इज ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, किसकी वजह से है? सार्स कोविड-2। ये V कैपिटल आएगा और 2 आएगा, क्योंकि ये कोविड इस तरह से हो गया। इसका अब आप ये कहोगे इसका फुल नेम क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम भी। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम लिख देते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये हो गया इसका नाम, इसी की वजह से हुई है। अब रही बात ये कि ये हमने लिखा था फर्स्ट केस कहां आया, पहला केस कब आया, कहां आया? पहला केस चाइना के वुहान में आया। तो फर्स्ट केस वाज आइडेंटिफाइड ऑन दिसंबर, पहले डेट लिखो या कुछ भी लिखो, फर्स्ट केस was identified। अब देखो याद, ये वुहान में मिला था 31 दिसंबर को चाइना में, तो आप यहां तो लिखो एट वुहान इन चाइना। जब देखो यहां प्रेपोजिशन भी देख लीजिए, जब दो स्थान आ जाते हैं तो बड़े वाले स्थान से पहले इन आता है, छोटे से पहले एट का प्रयोग होता है। इन चाइना ऑन दिसंबर 31 2020, सॉरी ये 2029 कर देते हैं क्योंकि ये कोविड-19 है ना, तो दिसंबर 31 हो गया, ठीक है। अब WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया था, पेंडेमिक डिक्लेयर किया था 11 मार्च को, ठीक है, और शायद 19 या 21 मार्च को लॉकडाउन लग गया था पूरा। तो WHO आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन का नाम है। WHO डिक्लेयर्ड इट पेंडेमिक ऑन मार्च 11 को, उसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। यहां पे ये हो गया ना पेंडेमिक। अब इसने अभी तक इतने लोगों को मार दिया, इतना इन्फेक्टेड हो गई, इसका सेंटेंस बनाना आपको, तो बात तो पास्ट टेंस में ही करनी है ना। इसने ये इट हैज किल्ड अब तक कर चुका है, इट हैज किल्ड कितने लोग? 9.82 lakh people of various, almost all the countries, and infected 3.32 करोड़ हो गया।
ये हो गया। अब ये हमने लिखा है कि कैन बी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। ये इसकी प्रकृति क्या है? तो या तो आप ऐसे लिखोगे इट इज सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, या लिखो इट कैन बी। कैन बी का मतलब ये यहां मॉडल का प्रयोग करना भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसकी एबिलिटी दर्शा रहा है। तो इट इज भी कर सकती है। इसकी प्रकृति की बात करें तब तो आप कहोगे इट इज। यहां इट इज सिम्टोमेटिक, इसका मतलब हम बता रहे हैं इसकी नेचर बता रहे हैं। अगर हम ऐसा करें इट कैन बी तो वो भी सही है। इट इज सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक। ये है, यानी ये सिम्टोमेटिक, इसके लक्षण भी दिखते हैं और नहीं भी दिखते। कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होते, पॉजिटिव आ रहे हैं, अरे मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो पॉजिटिव हूं, वो दूसरे दिन नेगेटिव हो गया। कुछ लोगों में पहले सिम्टम आते हैं और उसके बाद में वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो उसके सिम्टम्स क्या है? द सिम्टम्स आर सिम्टम्स कहां है? हमने सिम्टम्स है फीवर है, डायरिया है, कफ है, स्नीज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, वॉमिटिंग है, मल्टी ऑर्गन फेलियर है। तो लिखेंगे अपन आर फीवर, कफ, स्नीज या स्नीजिंग कर दो, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कर दो, हो गया। वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग भी होता है, और डायरिया है, मल्टी ऑर्गन फेलर, एंड मल्टी फेलियर, और फाइनली इसमें डेथ भी हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 4 से 14 दिन का। यानी ये फाइनली जब इसका वो मल्टी ऑर्गन फेलर के बाद में कई बार लोगों की डेथ भी हो जाता है, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 14 दिन का होता है। ठीक है। और ट्रांसमिशन है वो मेनली ऑकर होता है मैन टू मैन, हवा में नहीं होता। तो इट्स कर देता हूं मैं, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 4 to 14 डेज, यानी 4 से 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन है, इसके लक्षण आ सकते हैं। ठीक है। और इसका जो ट्रांसमिशन है ना वो मेनली ऑकर्ड वाया डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से आता है, या वो इन्फेक्टेड प्लेसेस को आप टच कर जाते हो तब आता है, या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से आता है। ट्रांसमिशन मेनली ऑकर ट्रांसमिशन मेनली ओकर वाया। अब आपको यहां ये नाम लिख के, ओकर वाया किससे होता है? एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है। तो वो बात लिख दो, एक तो डायरेक्ट वाया डायरेक्ट कांटेक्ट और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स हो गया ना। और तीसरा क्या हुआ? एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तब हो गया, दूसरा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गए इन्फेक्टेड पीपल के, या टू गेट इन टच विद, टू गेट इन टच विद, या इसको दूसरा सेंटेंस बना देता हूं, टू गेट इन टच
with infected surface. ये हो गया, तो ये इसके कारण हो गए। अब अगला हो गया कि इससे किसको ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब 4 से 14 दिन का दिया, पर्सन हु आर एट हाई रिस्क, कौन है हाई रिस्क पे, कौन लोग हैं? एक तो वो लोग हैं जिनकी एज 60 से ऊपर, 10 से नीचे, एक बात। दूसरे द पर्सन विथ पुअर इम्यूनिटी और प्री एग्जिस्टिंग पर्सन, अब ये हो गया पुअर एग्जिस्टिंग कंडीशंस हो गए। तो द इंडिविजुअल्स लिख दो या पर्सन लिख दो, इंडिविजुअल्स हु आर एट हाई रिस्क, ऐसे लिखो पर्सन who are at high risk, यहां ऐसे लिखो, एक तो पर्सन अबाउ 60 years and below 10 years। एक बात। दूसरी चीज क्या, पर्सन विद पुअर इम्यूनिटी, तो लिख दो पर्सन्स विद पुअर इम्यूनिटी। और तीसरा बात है पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का मतलब ऐसे लोग जिनको पहले से हार्ट डिजीज है, क्या बोलते हैं, लीवर की कोई डिजीज है या डायबिटीज है, उनको प्री, तो पर्सन्स विथ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, ये लोग हैं वो हाई रिस्क पे हैं, ये ठीक है। अब ये इसका निदान डायग्नोज कैसे होता है, एक टेस्ट होता है आरटी पीसीआर, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है आरटी पीसीआर टेस्ट होता है, उससे उसका पता लगता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक का पता नहीं, जो सिम्टम आते हैं उसका भी होता है। इट इज डायग्नोज्ड, it is diagnosed by, इसको आपको कैपिटल में लिखने का पड़ेगा, आरटीपीसीआर, पीसीआर टेस्ट। अब टेस्ट होने के बाद में निदान तो हो गया। अब दवाई क्या दोगे, दवाई तो बनी नहीं, वैक्सीन तो बनी नहीं है ना, ठीक है। अब आप इसको लिखो, इसका निदान कर लिया हमने यहां तक, भाई शुरुआत में क्या है, कैसे फैलता है, क्या वजह होती है, किसको ज्यादा खतरा है, वहां तक आ गए। अब इसका टेस्ट निदान कर लिया, पता चल गया ये पॉजिटिव है, अब क्या दवाई दोगे, तो वैक्सीन तो बनी नहीं है। वैक्सीन नहीं बनी है तो वो प्रिवेंशन क्या है जिनका पालन करना है अपने को, उनकी बात करते हैं। बिकॉज नो वैक्सीन हैज बीन डिस्कवर्ड येट, नो वैक्सीन has been discovered yet, अभी तक बनी नहीं है। So the prevention या hence the prevention या hence only prevention, तो आप लिखोगे hence only prevention is the better option। सिर्फ प्रिवेंशन ही है वो एक बेटर ऑप्शन है। और वो है क्या प्रिवेंशन, मास्क लगाएं,
हाथ धोएं बार बार, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ये इसका है। तो आई होप कि मैं इन चीजों को ऊपर लिख दूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। इसको मिटा दूं, तब तक आप एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। या हाँ, एज जो भी प्रिवेंशन थे उसको आप ऐसे लिखो, एज यूज ऑफ मास्क, ठीक है, वॉशिंग हैंड्स, विथ ए सोप एटलीस्ट 20 सेकेंड, ऐसा गाइडलाइंस के अंदर है, ठीक है। एंड अगला है यूज एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, यूज and maintain social distancing. इसके अलावा होम आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, इस तरह से लिख सकते हो आप, जैसे होम आइसोलेशन, क्वारंटीन करना होता है, चाहे वो होम क्वारंटीन हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो। इसके अलावा इनटेक ऑफ इम्यून बूस्टर, ये चीजें, ये स्पीच नहीं, आपको इसको फॉलो भी करना है आज की वर्तमान स्थिति में। इनटेक ऑफ इम्यून बूस्टर, ठीक है, एंड फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड जो इस तरह से वो अपन सॉल्यूशन में लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में जब हम करते हैं ना, अब इसके नीचे है ना, जो अब आगे की जो लाइन आएगी उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अब हम वो बातें लिखेंगे जो हर स्पीच में लिखते हैं, हर उसमें आर्टिकल में लिखते हैं। उससे पहले द होल वर्ल्ड इज फाइन, इसका मतलब हो गया पूरा विश्व एक बड़ी समस्या से, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग, सामना कर रहा है, द डेडलीस्ट, the most deadliest, the deadliest disease, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो सरकार को क्या करना है, समुदाय को क्या करना है, हमें क्या करना है, सब में ये लिखना है। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली 5 लाइन और नीचे वाली 5 लाइन तो आपकी परमानेंट है, आप इनको लेके ही जाना है। तो अब ये भी इस गंभीर समस्या के खिलाफ हमें ऑल आउट वार युद्ध छेड़ना है, इसका मुकाबला करने के लिए ये लाइन सब में लिखनी है। जब भी हमें इस किसी भी प्रकार की समस्या है तो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, मैंने पहले भी ये सेंटेंस दिखवाया था, अच्छा सेंटेंस, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स, तो कहां लिखोगे, यहां लिखोगे, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यानी स्थिति की गंभीरता, डिमांड्स मांग करती है, ऑल आउट वॉर अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस
अमंग पीपल। मैंने आपको ये सारी चीजें हमें बार बार इस तरह से लिखनी है। जब कोई भी समस्या की बात आएगी तो उसके अंदर हमें ये लिखना ही होगा कि हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, ठीक है ना। तो किसी पे भी लिख सकते हो। दूसरा, हमें जो गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन करना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे फिर, वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस provided by government या WHO, सरकार या WHO के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है गाइडलाइन, उनको हमें पालन करना चाहिए। और इन चीजों का भी हमें ये पालन करना ही चाहिए। और गवर्नमेंट शुड track the infected people or quarantine him। अब अगर आपने इतनी देर स्पीच दिया है, लोगों ने सुना है, तो आप एक शिष्टाचार के नाते, बीइंग ए गुड पर्सन होने के नाते आपका दायित्व क्या बनता है, उनको धन्यवाद तो देना। तो आप क्या कहेंगे, वो भी हर में आता है, सब में आता है, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंस एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो लिखेंगे थैंक यू फॉर बीइंग एंड लिसन टू मी। लिसन के बाद में टू प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली। अब ये देखिए कि मैंने आपको क्या, ऊपर की 5 लाइन और ये नीचे की 5 लाइन, ये आप अपने साथ लेके जाओगे। यानी आप जो ऊपर जो मैंने एड्रेसिंग की शुरुआत की लाइन दी थी, ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड सो, वो लाइन आपके पास रहेंगी। ये नीचे वाली परमानेंट है, कोई भी स्पीच आ जाए आप ये लिख देना। तो ये 10 लाइन आप लिख देना। बीच की लाइन को आप इस हिसाब से, क्या चीज है, उसके कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इतनी चीज लिख देना अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि स्पीच राइटिंग आपको ये तीनों पार्ट पढ़ने के बाद में अच्छी तरह से आने लग ही जाएगा। ये परीक्षा में आएगा। धन्यवाद।